नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आयुर्वेदिक चैनल गणेश आयुर्वेद में। आज बात करते हैं पंचकर्म की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा आपके शरीर की अंदर से सफाई की जाती है, जिसे बोलते हैं विरेचन कर्म, जिसका अर्थ है आपके शरीर से मल का निष्कासन कर देना। सामान्यतः पित्त प्रधान रोगों में विरेचन कर्म निर्दिष्ट किया गया है। पित्त प्रधान रोग क्या होते हैं, पित्त क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में मानव शरीर को 3 दोषों से मिलकर बना हुआ माना गया है। ये दोष हैं वात, पित्त और कफ, और सामान्यतया हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहते हुए, साम्य स्थिति में रहते हुए हमारे शरीर में अपने अपने काम कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार हमारा आहार विहार और लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से यह दोष प्रकोपित होकर हमारे शरीर में जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहां रोग उत्पन्न करते हैं। इन्हीं दोषों के निर्हरण के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का विधान किया गया है और पित्त के निर्हरण के लिए विरेचन कर्म श्रेष्ठ बताया गया है। पित्त क्या है? पित्त हमारे शरीर की अग्नि या डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करती है, हमारा खाना पचाती है और हमारे शरीर का स्किन कलर और टोन टेक्सचर मेंटेन करती है। सामान्य दृष्टि से आयुर्वेद में आचार्यों ने 5 प्रकार का पित्त माना है। पाचक पित्त, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है, सारे गैस्ट्रिक जूसेज, बाइल जूसेज इसके अंतर्गत आते हैं और हमारे शरीर की जठराग्नि का निर्माण करते हैं, जो हमारा आहार का पाचन करता है। साधक पित्त, जो हृदय में रहता है और ब्लड सर्कुलेशन करवाता है और हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है। रंजक पित्त, जिसे हम बाइल पिगमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं, यह हमारे शरीर के खाने का रंजन करता है, अर्थात उन्हें रंग प्रदान करता है। आलोचक पित्त, यह हमारी आंखों में रहता है और हमारा विजन प्रॉपर मेंटेन रखता है। इसके बिगड़ने पर हमें विजन संबंधी इश्यूज हो सकते हैं। और अंत में आता है भ्राजक पित्त, जो हमारे स्किन का कलर, टोन और टेक्सचर मेंटेन करके रखता है। इसके बिगड़ने पर हमें स्किन इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी इन पांचों में से किसी भी पित्त के बिगड़ने पर उस पित्त से संबंधी रोग आपको हो सकते हैं और इस प्रकार के रोग होने पर ही हमें पित्त के निर्हरण के लिए विरेचन कर्म करवाना चाहिए। किन किन रोगों में हम पंचकर्म करवा सकते हैं, इसके संदर्भ में आचार्यों ने कहा है समस्त पित्त प्रधान व्याधियों में और रक्त दुष्टि के कारण होने वाले रोगों में हम विरेचन कर्म करवा सकते हैं। सामान्यतया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे अगर आपको गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, आपको कब्ज बार बार बनी रहती है, आप विरेचन कर्म करवा सकते हैं। स्किन रिलेटेड इश्यूज जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और सभी प्रकार के त्वचा संबंधी विकारों में विरेचन कर्म निर्दिष्ट किया गया है। गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओडी, फाइब्रॉइड या हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह की दिक्कत में भी विरेचन कर्म बताया गया है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे ओबेसिटी या बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से होने वाला लीवर सिरोसिस और उसकी वजह से होने वाले एसाइटिस में भी विरेचन कर्म बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विरेचन कर्म करवा सकते हैं। और सभी ब्लड रिलेटेड इश्यूज जैसे आपके नाक से बार बार खून आना या बवासीर की दिक्कतों में भी आप विरेचन कर्म करवा सकते हैं। छोटे बच्चों में, गर्भिणी या प्रेग्नेंट लेडीज में, बुजुर्गों में और ऐसे सभी व्यक्तियों में जिनमें बहुत लंबे समय से बीमारी के कारण शरीर दुर्बल हो गया हो और वह विरेचन का प्रभाव ना सह सकते हो, ऐसे रोगियों में विरेचन ना करवाने का आदेश आचार्यों ने किया है। इसके अलावा आपकी लेटेस्ट कोई सर्जरी हुई हो या आपका एनोरेक्टल इनकॉन्टिनेंस हो, एनोरेक्टल फिस्टुलाज बने हुए हो या आपको लूज मोशंस लगे हुए हो, ऐसी कंडीशंस में भी आपको विरेचन नहीं करवाना चाहिए। जब भी आपके शरीर में पित्त प्रकोप होने के कारण इस प्रकार की बीमारियों का प्रादुर्भाव हो तो आप विरेचन कर्म किसी भी ऋतु में करवा सकते हैं, बशर्ते कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। लेकिन आयुर्वेद में सबसे अच्छा समय विरेचन कर्म के लिए शरद ऋतु माना गया है, क्योंकि इस ऋतु में स्वभाव के अनुसार ही और ऋतु के प्रभाव के कारण हमारे शरीर में पित्त प्रकोप होता है। तो सितंबर अक्टूबर का महीना विरेचन कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस समय करवाया हुआ विरेचन आपके शरीर को अंदर से पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। विरेचन की प्रक्रिया जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आचार्यों ने कोष्ठ या हमारे डाइजेस्टिव पैटर्न के बारे में क्या कहा है। आचार्यों ने हमारे 3 प्रकार के कोष्ठ बताए हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। आसान भाषा में समझने के लिए आप अपने स्टूल की कंसिस्टेंसी पर गौर कीजिएगा। अगर आपका स्टूल लिक्विड कंसिस्टेंसी का है तो आप मृदु कोष्ठी हैं। अगर आपका स्टूल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का है तो आप मध्यम कोष्ठी हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और एकदम सॉलिड हार्ड स्टूल आपका पास होता है तो आप क्रूर कोष्ठी हैं। विरेचन की प्रक्रिया 3 फेज में संपन्न होती है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हमारे शरीर को हम पर्गेशन के लिए या विरेचन कर्म के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें दीपन पाचन और स्नेहन स्वेदन सबसे प्रमुख हैं। दीपन पाचन का अर्थ है आपके शरीर की डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना, ताकि हम आपको जो भी औषधि पीने के लिए दें वो सम्यक रूप से आपके शरीर में पच पाए।
जब तीपन पाचन आपके शरीर में हो जाए उसके बाद हम स्नेहन स्वेदन करवाते हैं। स्नेहन का अर्थ है आपको घृतपान करवाना, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है जैसे अगर हम किसी सूखी लकड़ी पे बल लगाएं तो वह लकड़ी टूट जाती है, लेकिन उसी लकड़ी को हम कुछ दिनों के लिए घी या तेल में डुबा कर रख दें तो वह उसका चिकनाई सोख कर एकदम नम हो जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जगह जगह पर फैले हुए दोषों को गलाकर एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए यह स्नेहन स्वेदन किया जाता है। स्नेहन का अर्थ है हमारे शरीर में तेल या घी के द्वारा चिकनाई प्रदान करना। वह बाहर से मसाज के द्वारा भी की जा सकती है और आपको घी पिलाकर भी की जाती है। तो जिस प्रकार मैंने बताया था कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, तो मृदु कोष्ठी व्यक्ति में हम 3 दिन के लिए स्नेहपान करवाते हैं, मध्यम कोष्ठी व्यक्ति में 5 दिन के लिए स्नेहपान करवाते हैं और क्रूर कोष्ठी व्यक्ति में 7 दिन के लिए स्नेहपान करवाते हैं। 7 दिन बाद जब प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में चिकनाई उत्पन्न हो जाए, 8वें और 9वें दिन हम आपके पूरे शरीर को अभ्यंग और स्वेदन देते हैं, अर्थात आपके शरीर की तेल के द्वारा मालिश की जाती है और माना जाता है कि आपके सारे प्रकोपित हुए दोष गलकर आपके कोष्ठ में या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद आपको 10 मूल काढ़े की या किसी भी औषध सिद्ध काढ़े की भाप दी जाती है, जो कि आपके शरीर में लघुता उत्पन्न करती है और आपका शरीर विरेचन कर्म की प्रक्रिया के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है प्रधान कर्म, जिसमें हम अभ्यंग स्वेदन के पश्चात 9th डे में आपको खाने के लिए औषधि देते हैं, जिससे आपको लूज मोशंस होने शुरू हो जाते हैं। इसमें भी 3 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। अगर आपको पूरे दिन में 25 से 30 तक मोशन हो तो उसे प्रधान शुद्धि बोला जाता है। अगर यह मोशंस 15 से 25 के बीच में हो तो उसे मध्यम शुद्धि बोला जाता है और 10 से 15 के बीच में मोशन को हम हीन शुद्धि मानते हैं। तो इसे प्रधान कर्म के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें आपको दवाई देकर आपके शरीर से पित्त दोष का निर्हरण लूज मोशंस के द्वारा कर लिया जाता है। और अंत में आता है पश्चात कर्म, क्योंकि हमने आपके शरीर से प्रकोपित हुए दोष के साथ साथ वह पित्त भी निकाल दिया है जो आपके खाने का पाचन करता था। अब आपके शरीर में नया पित्त धीरे धीरे बनने लगता है, तो इस पित्त में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह आपके द्वारा खाया हुआ कोई भी खाना या आपके द्वारा ली जाने वाली कोई भी दवाई को पचा पाए। तो इसके लिए हम संसर्जन क्रम का पालन करते हैं। संसर्जन क्रम है आपके खान पान की व्यवस्था। जब आपको प्रॉपरली लूज मोशंस हो जाए 9वें दिन, तो 10वें दिन से आपके खान पान पे एक प्रॉपरली डाइट चार्ट के हिसाब से आपको खाना खिलाया जाता है, जिसे हम पश्चात कर्म में रखते हैं, जिसमें 10th डे आपको कुछ हल्का गर्म पानी या चावल का मांड पिलाया जाता है। 11वें दिन आपको चाहे कितनी भी भूख लग जाए, क्योंकि नया पित्त बन रहा है तो आपको भूख लगनी स्वाभाविक है, लेकिन उस समय आप कुछ भी हैवी चीज खाएंगे वो पचेगा नहीं, इसलिए हम 11वें दिन आपको किसी मूंग दाल या किसी भी दाल का सिर्फ पानी, वह भी बिना छौंका हुआ, 3 टाइम पिलाते हैं। और 12वें दिन आपको हम मांस रस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मांस रस का सूप पी सकते हैं बिना छौंका हुआ, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उड़द दाल का आप बिना छौंका हुआ सूप ले सकते हैं। और इसके बाद अगले दिन हम हल्के सेमी सॉलिड फूड में आते हैं, जिसमें मूंग दाल की बनी हुई पतली खिचड़ी 2 टाइम खिलाई जाती है और उसके बाद आपको प्रॉपरली सॉलिड मूंग दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है और उसके बाद आप नॉर्मल अपनी डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका पित्त प्रॉपरली दोबारा बन के आपके शरीर में लघुता, आपके शरीर में बल, वर्ण प्रसादन, अर्थात आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपका स्किन कलर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, स्किन टोन मेंटेन हो जाएगा। तो इसीलिए विरेचन कर्म के बाद हमने सामान्यतया देखा है कि मेलाज्मा या झाइयों वाले पेशेंट्स में और स्किन डिजीजेज के पेशेंट्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। विरेचन कर्म की प्रक्रिया सम्यक रूप से होने पर हमारे शरीर में पंचकर्म के लाभ दिखने लगते हैं, लेकिन अगर विरेचन सम्यक रूप से ना हुआ हो तो इतने ही दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर में दिखते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को सलाह देता हूं कि आप कभी भी विरेचन कर्म करवाएं तो किसी प्रशिक्षित आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही विरेचन कर्म करवाएं और संसर्जन क्रम का पालन करने के पश्चात आप किसी रोग की शांति के लिए अगर औषधि उपचार लें तो वह औषधियां आपके शरीर में अच्छे से एसिमिलेट होकर अपना काम और बेहतर तरीके से करती हैं और आपको उस रोग से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आशा है आपको विरेचन कर्म के बारे में जानकारी मिली होगी और ऐसे ही पंचकर्म या आयुर्वेद से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल गणेश आयुर्वेद सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल गणेश आयुर्वेद पिथौरागढ़ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।